नमस्कार बच्चों। जो हमारा टॉपिक मांग का चल रहा है उसमें नेक्स्ट है बाजार मांग अनुसूची, जो मैंने करवा दी है। जो हमने ये टेबल सीखी है जिसके बारे में, जिसमें हमने ये टेबल बनाई थी, वो हमने अभी जो वीडियो बनाई थी पिछली उसमें पढ़ चुके हैं। अब उस टेबल को हम, अब जो दो टेबल बनाई थी हमने, एक व्यक्तिगत की बनाई थी और दूसरी हमने बाजार की। अब यदि उन टेबल्स को, उन अनुसूचियों को यदि हम रेखाबद्ध कर देते हैं, रेखा के माध्यम से प्रस्तुत कर देते हैं, तो उन्हें ही क्या कहते हैं? वक्र कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे मांग वक्र। जैसे मांग तालिका अनुसूची पढ़ी थी, ऐसे ही हम पढ़ेंगे मांग वक्र। तो मांग अनुसूची या तालिका है, उसको यदि हम रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत कर देते हैं तो उसको ही क्या कहते हैं? मांग वक्र कहते हैं। तो ये भी क्या है? दो तरीके का है। जैसे उसमें व्यक्तिगत मांग अनुसूची थी और बाजार मांग अनुसूची थी, सेम। इसका आगे आगे हमने केवल क्या हटा देना है? तालिका हटा के क्या लिख देना है? वक्र। यहाँ भी वक्र। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत मांग वक्र। जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता द्वारा, हमने दो का ही रिलेशन पढ़ना है, एक कीमत है एक साइड में, दूसरी तरफ उसकी मांग है। तो इन दोनों को जब उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मांगी गई मात्रा और कीमत, इन दोनों को जब हम एक वक्र के द्वारा दर्शा देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत मांग वक्र या अनुसूची कहते हैं। किन चीज़ों को? केवल दो को। टेबल में क्या होता? दो चीज़ें थी, एक हमारी कीमत और दूसरी थी मात्रा। इन दोनों का जो संबंध है उसको हम क्या बनाएंगे? चित्र के माध्यम से दर्शाएंगे। एक तरफ कीमत होगी, दूसरी तरफ मात्रा। जब इससे हम यह लाइन खींच जाएंगे तो ये लाइन क्या बन जाएगी? मांग वक्र कहलाएगी। किसकी? केवल एक व्यक्ति की, जिसमें व्यक्तिगत कहते हैं। बाजार में क्या आएगी? बाजार में व्यक्तिगत मांग वक्रों को यदि हम जोड़ देते हैं, उनका क्या है? उनको समतर जोड़ देते हैं, तो इससे क्या बन जाएगी? बाजार मांग वक्र है वो आ जाएगा। यानी व्यक्तिगत मांग वक्रों को यदि हम जोड़ देते हैं तो उसका आ जाएगा बाजार मांग वक्र। तो सबसे पहले हम किसका चित्र बनाना सीखेंगे? पहले हम व्यक्तिगत का है। तो इसमें बनाने के लिए हमने सेम लाइन सीखी है, एक ओ वाई और एक आएगी ओ एक्स। दो लाइन हमने खींच ली। उसमें हमने केवल ये ध्यान रखना नीचे क्या लेना है? ओ एक्स एक्स पर हम क्या लेते हैं? एक्स वस्तु की मात्रा लेंगे और यहाँ पे हम इस एक्स वस्तु की, एक्स वस्तु मान लें पेंसिल लेके चल रहे हैं, तो उसकी हम कीमत, यहाँ कीमत किस में होती है? रुपीज़ में होती है। और यहाँ हम उसकी मात्रा, दो चीज़ें हैं, दोनों का जो संबंध है वो दर्शाएंगे मांग वक्र में, कीमत और मात्रा का। अब हम यहाँ पे है, कितनी थी कीमत? यहाँ पे क्या थी कीमत? 1 2 3 4, चार कीमत लेके चल रहे थे। तो मात्रा कितनी ले रहे थे? वो भी चार थी, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जब कीमत हमारी कितनी है? 1 रुपया। शुरू में 1 रुपया थी तो हम कितनी वस्तुओं की मांग करने लग रहे थे? हम 4। जैसे ये टेबल है, इस टेबल में देखो, 1 थी तो कितनी? 4, फिर 2 हुई तो 3। तो ऐसे ही हमने इसमें पॉइंट लगा देने हैं। तो जब 1 है तो इसकी 4, यहाँ से 4 आ गई थी, 4 पे ऊपर लेके जाओ 1 के सामने, तो 1 पॉइंट ये आ गया। जब हमारी 2 है तो ये 3, यहाँ पे यहाँ पॉइंट लग सकता है ये। हाँ, फिर 3 है तो ये कितनी होगी? 2, ये पॉइंट होगा। तुम इसकी यहाँ से लाइन भी खींच सकते हो, लेकिन मैंने एक ये फर्स्ट पॉइंट ले लिया और एक ये लास्ट पॉइंट ले लिया, 2 पॉइंट लिए हैं ताकि सुंदर चित्र लगे ये। फिर इसका हमने क्या करना है? जब हमारी 4 है तो कितनी होगी है? 1 होगी है। यानी जैसे जैसे कीमत बढ़ी है, बढ़ी का मतलब ऊपर की तरफ गई है, तो ये जो मात्रा है ये क्या होगी है? कम। इसको हम इस कर्व, इसके साथ एरो के साथ इसको दिखा सकते हैं। कीमत बढ़ने की लाइन है ये, और ये क्या हो रही है? मात्रा कम होने की। तो जितने पॉइंट थे स्केल लेके एक लाइन खींच देंगे, जितने वो पॉइंट थे वो सारे इस लाइन पे आ जाएंगे, और ये जो लाइन बनी है ये वक्र बन गया, एक रेखा खींच गई। इस रेखा को ही क्या कहते हैं? मांग वक्र। डी 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 का मतलब डिमांड कर्व है ये, ठीक है। डी डी का मतलब डिमांड कर्व है। तो ये एक व्यक्ति का है। इसकी व्याख्या कैसे करनी है? अगर हमारा ये 4 नंबर में या 2 नंबर में है, उसकी एक्सप्लेन करना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? मांग वक्र का ढलान क्या होता है? नीचे की ओर होता है। कैसा है भाई? ये
ऊपर से नीचे की तरफ है। नेगेटिव, इसको क्या कहते हैं कि कौन सा स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है ये, ठीक है। नीचे की ओर तो है। जो कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच में किसके संबंध को, कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। भाई एक बढ़ा है एक घटा है, यानी दोनों में कैसा संबंध है, विपरीत है। यानी 1 रुपये कीमत पर 4 इकाइयों की मांग की जाती है और कीमत के बढ़ जाने पर 4 हो जा है तो हम 1 इकाई की ही मांग की जाएगी। दोनों में संबंध को दर्शाएगा। इस चित्र का एज इट इज वर्णन है। 2-4 लाइन और फालतू बनानी है तो हम शुरू में ऐसे गए, ओ एक्स एक्स पे हमने मात्रा ली है, ओ वाई पे हमने कीमत ली है। जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है उसकी मात्रा घट जाती है, तो ऐसे लिख सकते हैं। और दोनों का संबंध कैसा है, नेगेटिव है, कीमत का और मात्रा का। अब हमने बनानी है बाजार मांग वक्र। बाजार मांग में ऐसे ही हमने क्या करनी है, लाइन लगानी है। लाइन में पहले एक जो है हमने पहले वाला जो ऊपर बनाया सेम ऐसे ही है। एक व्यक्ति का है, बी ने जितनी की थी वो, और सी ने, सी का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का जोड़ है इस डायग्राम में। तो ये 3 डायग्राम इसमें बाजार के में बनेंगे। तो पहले में जो हमने टेबल में शुरू में बनाया था उसी टेबल को हम पास में रख के ऐसे बनाते जाएंगे। तो पहले से इसका टेबल बनेगा, दूसरे में इस लाइन का और इसका बनेगा, और तीसरे में जब वो वक्र बनेगा ये कीमत ही रहेगी और ये जो है उस पे पॉइंट लगेंगे 9, 7, 5, 3। जो बाजार का हमने ये क्या चाहिए है, बाजार मांग वक्र बनाना है। तो हम स्केल से लाइन लगा लेंगे। ओ एक्स बिल्कुल एक स्केल लेके एक ही लाइन में ले लेते हैं सबको। तो ये थोड़ा थोड़ा गैप बीच में दे के पहले ओ एक्स, इसका भी ओ एक्स, इसमें तो 4 है, इसमें 5 है, और उसमें टोटल कितनी होगी थी मांग, क्योंकि नीचे मांग ले रहे हैं तो 9। तो 9 लाइन यहाँ तक खींच जाएंगी। कीमत केवल 4 है, 1, 2, 3, 4 तक है कीमत। इसमें भी 4 तक है और इसमें भी 4 है। कीमत में तो कोई परिवर्तन नहीं है, मात्रा चेंज होगी। एक व्यक्ति उस कीमत पर इतनी मात्रा ले रहा है, बी 5 है, और दोनों का जुड़ जाए तो बाजार का आ जाएगा। तो ऐसे हमने ये चित्र बनाना है। पहले का सेम। दूसरे में क्या करना है, जब 1 रुपया थी तो उसमें वो 4 खरीदने लग रहा है, 4 पे डॉट लग गया था। इसमें ये 5 खरीद रहा है तो ये 5 है, 5 के सामने यहाँ पे एक कीमत है, यहाँ पे ये बिंदु आ गया, एक बिंदु ये हो गया। फिर कीमत कितनी हुई है, 2, तो इसने 4 खरीदी है। जब 3 थी तो 3, अब 4 होगी तो ये कितनी खरीद रहा है, 2 खरीद रहा है। तो हम पहला और आखिरी पॉइंट के निशान लगा लेते हैं और इसको मिला देंगे तो कौन सी लाइन आ जाएगी, बी की मांग वक्र ये है, डिमांड करो खींच जाएगा। कीमत यहाँ लेनी, मात्रा यहाँ। अब इन दोनों का जोड़, इन दोनों मात्राओं का, इस मात्रा का और इस मात्रा का जोड़ यहाँ आ जाएगा, कीमत सेम रहेगी। क्या बन जाएगी, ए और बी की मांग का बाजार मांग वक्र बन जाएगा। तो हमारी जब कीमत कितनी है, 1 कीमत है तो दोनों का जोड़ कितना, 4 ये थे, 5 ये, 9। तो हमने 9 पे डॉट लगा दिया और इसको मिला दिया, यहाँ से 9 और ये 1 पॉइंट ये आ गया। अब ऐसे ही हम अगर सारे का लगाएंगे तो वो सारे 9, 7, 5 ऐसे आ जाएंगे। और फिर 3 पे है, जब 4 है तो दोनों का जोड़, एक ने तो 1 खरीदा है, दूसरे ने 2 खरीदे थे, ये 1 और ये 2, तो कितनी होगी, 3। 4 कीमत है और ये 3 है, इसको मिला देंगे तो ये, और ये लाइन आ जाएगी। ये वक्र कौन सा बना है, इस पे 1 और 2 का जोड़ 3 है और इसमें 4 और 5 का जोड़ है 9 है। ये बनाने से डी डी वक्र खिंच गया और ये कौन सा वक्र कहलाएगा, मांग वक्र। तो इसकी व्याख्या भी हम अगर करनी है तो हम दोनों की व्याख्या ऐसे ही भी, ए चित्र में एक उपभोक्ता का है, दूसरे में बी का है और तीसरा हमारा बाजार का है, जिसमें जब जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है तो हम उसकी मात्रा को कम खरीद रहे हैं। ये कीमत बढ़ने की स्थिति है और ये बाजार मांग घटने की स्थिति है। कैसा है, दोनों में संबंध विपरीत संबंध है। हमने बस इतना ही लिखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मांग को। ये हमने चित्र बना लिए उसकी, और इसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मांग के निर्धारक तत्व। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मांग के निर्धारक का मतलब जो हमारी ये पेंसिल है या एक्स वस्तु कोई भी हो सकती है, उसको क्या कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है। तो देखिए इसकी मांग फलन, मांग के निर्धारक तत्व या फलन भी, मांग किस चीज़ का फल है, किस किस चीज़ के कारण इसमें परिवर्तन है। किसी वस्तु की मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों में संबंध को प्रकट करता है। मांग का जो फलन है, ये वाला फलन है,
ये वाला जो बनेगा, इनका संबंध इसके साथ, भाई इनमें परिवर्तन होगा इन चीज़ों में, तो इस पे क्या इफेक्ट होगा, या एक्स वस्तु की मांग बढ़ेगी या कम होगी। डी का मतलब यहाँ डिमांड है या एक्स वस्तु है, तो ये जो चीज़ें बदलेंगी उससे इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो इसको दर्शाता है उसे ही क्या कहते हैं, इन संबंध को, दोनों के संबंध को जो चीज़ दर्शाएगी उसे क्या कहते हैं, उसका फलन कहते हैं, या संबंध दर्शाया है उसके निर्धारक तत्व कहते हैं। और ये भी सेम है जैसे वहाँ पे एक व्यक्ति का था, बाजार का था, ये भी ऐसे ही है। एक व्यक्ति की मांग को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती, यानी एक उपभोक्ता के बारे में। बाजार मांग फलन में हम क्या पढ़ेंगे, सभी उपभोक्ताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत मांग फलन। एक व्यक्ति की मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला हमने याद कर लिया तो सारे जितने इसके पॉइंट है सारे याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद कैसे करेंगे, डी का मतलब डिमांड। एक व्यक्ति की डिमांड जो एक्स वस्तु के लिए, एक्स कोई वस्तु है, पेंसिल है, उसको प्रभावित कौन करता है। एफ का मतलब यहाँ पे क्या है, फंक्शन। फंक्शन का मतलब फलन भी, ये अगर विचलित होंगे, चेंज हो जाएंगे, तो यह भी चेंज हो जाएगी। पहली चीज़ है पी और ये एक्स है, क्या है ये एक्स। एक्स का मतलब इसकी, एक्स वस्तु की, पी का मतलब क्या होती है, कीमत। यानी एक्स वस्तु, पी एक्स का मतलब यहाँ पे है एक्स वस्तु की स्वयं की कीमत। इस वस्तु की खुद की कीमत, पेंसिल का रेट कितना है, 5 रुपये, तो यह 5 रुपये इसको कैसे प्रभावित करेगी, 5 पे हम कितनी खरीदांगे। दूसरा है पी और आर। पी और आर का मतलब यहाँ पे क्या है, पी का मतलब कीमत, आर का मतलब रिलेटिव वस्तुओं की, रिलेटिव का मतलब संबंधित वस्तुओं की कीमतों का क्या प्रभाव पड़ता है इसकी डिमांड पे, एक्स वस्तु की पे पड़ना है। इस पेंसिल की मांग पर दूसरी वस्तु है, दूसरी वस्तु में कौन कौन सी आवे हैं भी, उसकी स्थानापन्न वस्तु है। स्थानापन्न का मतलब पेन की जगह, इस पेंसिल की जगह पेन, वह उसकी स्थानापन्न वस्तु है। पूरक का मतलब क्या है, इसका मतलब पूरक का शोपनर, पूरक भी एक के बिना दूसरी अधीर छोलांगे किस तरह से, इस पेंसिल ने, तो यानी पूरक वस्तु। वह दूसरी जैसे कार है, पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती, तो पेट्रोल की कीमत में अगर प्रभाव पड़ा है तो कार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये क्या होती है, संबंधित वस्तु। तो यह एक्स वस्तु जो भी होगी उसका जो उसकी संबंधित वस्तु है, चाहे स्थानापन्न का मतलब एक स्थान पे दूसरी चीज़ का प्रयोग कर सका, पूरक का मतलब जिसके बिना वह अधूरी है, उसका रेट बदल जाएगा, उसकी कीमत बदल जाएगी, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये। तो दो चीज़ें ये होगी। तीसरा है वाई। वाई का मतलब आय, यहाँ पे वाई का मतलब इनकम से है, यानी यदि एक व्यक्ति है उसकी आय बदल जाएगी तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दो तो पी आएंगे, एक के साथ एक्स आएगा, एक के साथ आर, एक वाई, फिर टी। टी का मतलब टेस्ट है, यहाँ पे रुचि है। ई का मतलब यहाँ एक्सपेक्टेशंस है, हमारी संभावनाएं क्या है। ई का मतलब हमारी क्या क्या संभावनाएं, एक्सपेक्टेशन। ई का मतलब एक्सपेक्टेशन से है। तो हमने व्यक्तिगत को प्रभावित करने वाले ये चीज़ आएंगी 5, पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई, ये चीज़ें हैं। तो पी एक्स का मतलब संबंधित वस्तु की कीमत, आर का मतलब संबंधित वस्तु की कीमत, वाई का मतलब उसकी जो है आय क्या है, उस व्यक्ति की आय क्या है। टी का मतलब यहाँ पे क्या है, रुचि और प्राथमिकताओं से है। संबंधित वस्तु की आय नहीं है, संबंधित व्यक्ति आएगी, वस्तु नहीं आएगा यहाँ पे। जो व्यक्ति उस वस्तु को खरीद रहा है उसकी आय क्या है, वो यहाँ पे वाई है। टी का मतलब रुचि और प्राथमिकताएं। ए का मतलब यहाँ पे क्या है, संभावनाएं हैं कि भविष्य में कीमतें बढ़ेंगी घटेंगी, उसका इस वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम एक एक का हम अलग अलग डिफाइन करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डी और पी एक्स का संबंध। दूसरा अन्य बातें हैं उसको एक बार बंद करके अन्य बातें समान रख के, जो उसमें लाइन आई थी ना, अन्य बातें समान रखने पर, तो वो पढ़ेंगे सबसे पहले ये वाली लाइन। तो आज इतना ही पढ़ लेते हैं, उसके नाम याद कर लेते हैं बच्चों, उसके बाद उनकी डिटेल। पहले तुम आज एक बार नाम याद कर लो। धन्यवाद।